नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोरोना का तांडव। बता दें, बड़ी खबर इलाहाबाद से, जहां हाई कोर्ट में कोरोना का तांडव। हाई कोर्ट के 3 जज हुए कोरोना संक्रमित। जजों के कोरोना संक्रमित होने पर हड़कंप मच गया। जजों के निवास वाले इलाके हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। जस्टिस एसपी केशरवानी, जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर को कोरोना, जस्टिस सरल श्रीवास्तव भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो बता दें, हाईकोर्ट में कोरोना का तांडव। हाईकोर्ट के 3 जज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जजों के कोरोना संक्रमित होने पर हड़कंप मच गया। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां जस्टिस सरल श्रीवास्तव भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। जस्टिस एसपी केशरवानी, जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर को कोरोना हुआ है। जस्टिस सरल श्रीवास्तव भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। लगातार आंकड़ों में इजाफा, आम हो चाहे खास हो। और ये बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां जजों के कोरोना संक्रमित होने पर हड़कंप मच गया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोरोना का तांडव। बता दें, 3 जज कोरोना संक्रमित हुए हैं। जजों के कोरोना संक्रमित होने से स्थितियां जो है वो अब लग रहा है कि बेकाबू होते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। इधर केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राजधानी लखनऊ समेत कानपुर रीजन के हाईवे को मिलाकर 14,199 करोड़ की 364 किलोमीटर की 8 बड़ी परियोजनाओं को सौगात दी है। बता दें, खराब मौसम की वजह से गडकरी का चार्टर्ड प्लेन चकेरी एयरपोर्ट पर नहीं उतर सका, इसलिए गडकरी ने लखनऊ से ही वर्चुअल शिलान्यास किया है। नितिन गडकरी ने लखनऊ के ट्रैफिक को रफ्तार देने वाले 4 प्रोजेक्ट की बड़ी सौगात दी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का शिलान्यास। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहली बार हाईवे निर्माण के लिए 3D ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस तकनीक का उपयोग करने जा रहा है। 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक के इस्तेमाल से राजमार्ग के निर्माण की गति दुगनी होगी। साथ ही इस तकनीक के माध्यम से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी और ठेकेदार अपने फोन और कंप्यूटर पर काम की गति का सीधा अपडेट प्राप्त कर पाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। लखनऊ महानगर के साथ साथ लखनऊ के एक रिंग रोड के रूप में, जिसे किसान पथ कह सकते हैं, किसान पथ और लखनऊ कानपुर की दूरी को कम करने के लिए एक नए एक्सप्रेस हाईवे के कार्य का शुभारंभ करने के लिए आज ये समारोह यहां पर आयोजित है। प्रदेश के अनेक अन्य प्रोजेक्ट आज लोकार्पित हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी ने भी उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण का कार्य बड़े तेजी से वो भी कर रहे हैं। इस देश के विकास के लिए 4 बातें बहुत जरूरी है। अगर उद्योग और खेती का विकास करना है तो हमें 4 बातें आवश्यक है, उसके सिवा किसी भी राज्य प्रगति और विकास की ओर नहीं जा सकता। वो 4 बातें हैं पानी, बिजली, यातायात यानी रोड की व्यवस्था और टेलीकम्युनिकेशन की व्यवस्था। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सिवा किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का विकास इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहां इसके बारे में काफी गंभीर समस्याएं थी। उत्तर प्रदेश को यदि आप देखेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले केवल एक एक्सप्रेसवे हुआ करता था। लेकिन बहनों भाइयों, आज जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली है, तब से 4 एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है और एक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इधर यूपी पुलिस को नए साल में 15,428 महिला पुरुष आरक्षी मिले, जो बेहतर कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। एक साथ प्रदेश में अलग अलग जिलों में दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ में आयोजित दीक्षांत परेड की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलामी ली। उन्होंने परेड की सलामी लेने के बाद ये कहा कि यूपी पुलिस के लिए ये एक यादगार पल है, जब एक साथ 15,428 आरक्षी की दीक्षांत परेड आयोजित हो रही है।
मैं खुद लखनऊ में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अंदर 519 महिला आरक्षी दीक्षांत परेड का साक्षी बन रहा हूं। इस अवसर पर सभी प्रदेश भर से जुड़े 15,428 को बधाई देता हूं। दीक्षांत परेड में शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है। प्रदेश की बेटियां प्रत्येक क्षेत्र में बढ़कर विकास कर रही हैं, जिसकी झलक आज इनमें देखने को मिली है। प्रदेश भर से जुड़े हुए 15,428 रिक्रूट आरक्षी जिन्हें आज दीक्षांत परेड में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उन सबको शानदार परेड के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उनके एक शानदार करियर के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मोर्चे पर जो प्रदेश आज से 5 वर्ष पहले एक प्रश्न प्रदेश बना हुआ था, आज वह देश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर पूरे देश का एक उत्तर प्रदेश बना हुआ है। मैं इसके लिए योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस बल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, सभी प्रशासनिक टीम को और उन सभी पुलिस के कार्मिकों को जिन्होंने प्रदेश की बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपना योगदान दिया, उन सबको बधाई देता हूं। हमारे बहुत सारे पुलिस के जवान इस अवसर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए शहीद हुए, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। जिन महिला आरक्षकों ने आज यहां पर लखनऊ में अपना दीक्षांत परेड यहां पर संपन्न किया है, उन सब ने अच्छा प्रशिक्षण यहां पर लिया है और वे अपने प्रशिक्षण के अनुरूप अपनी सेवाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर सुरक्षा का माहौल बनाने, खासतौर पर महिला सुरक्षा के सामने जो बार बार प्रश्न खड़ा हुआ करता था, आज मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला आरक्षक अधिकारियों के माध्यम से न केवल शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लखनऊ पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर रखा है, लेकिन वो जौनपुर में खुलेआम लाव लश्कर के साथ घूमता दिखाई दिया। धनंजय सिंह वहां के लोगों के साथ क्रिकेट खेलता भी दिखाई दिया। बता दें कि धनंजय सिंह करियाव प्रीमियर लीग मीरगंज के उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ था। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट किया, भाजपा का काम अपराधी सरेआम। बाबरजी अपने करीबी नालबद्ध माफियाओं के टॉप 10 की सूची बनाकर एक टीम बना ले और आईपीएल की तरह एक MBL मतलब माफिया भाजपा लीग शुरू कर दें। शहर के पुलिस कप्तान तो उनके लिए पिच पिचाए बैठे ही हैं और टीम कप्तान तो खुद है ही, हो गए पूरे 11। तो अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और आगामी चुनाव से पहले बड़ी खबर आपको बता दें, कई पार्टी ने रैलियां रद्द कर दी हैं। कांग्रेस ने भी सारी रैलियां रद्द कर दी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार की नोएडा रैली को कैंसिल कर दिया। कानपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौरा कैंसिल हो गया। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का जालौन दौरा निरस्त। खराब मौसम के कारण अचानक सभी दौरे रद्द हुए हैं। 9 जनवरी को होने वाली पीएम की लखनऊ रैली रद्द की गई है। तो आगामी चुनाव से पहले बड़ी खबर आपको बता दें, रद्द कर दी गई हैं सारी रैलियां कांग्रेस की भी। कानपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौरा कैंसिल। तौकीर किदवई ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। तौकीर, जिस तरह से बात करें रैलियां रद्द हो रही है, क्या समझें कि अब लगातार कोरोना के आंकड़े एक तरफ बढ़ ही रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी खटखड़े में खड़ा हो जाएं। दूसरी तरफ बात करें चुनाव आयोग की, तो क्या कुछ मन बना रही है अब चुनाव आयोग रैलियों को लेकर? देखिए, आज भी चुनाव आयोग की तरफ से सवाल पूछा गया था कि आखिर चुनाव की जो डेट है वो कब तक अनाउंस होगी। जो दिल्ली से जो अनाउंसमेंट होना है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कब है, और उसके साथ ही जो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कब तक होगा, इसमें फिलहाल उन्होंने चुप्पी साधी और कहा है कि ये जो हमारा मुख्यालय है वो तय करेगा। लेकिन जो रैलियां हो रही है उसको लेकर सवाल है कि अगर चुनाव आयोग कोई तारीखों का ऐलान कर देता है तो उसके बाद
चुनाव आयोग की पाबंदियों के तहत ही रैलियां और इस तरह के आयोजन को करना होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से पूरी तरीके से ऐलान कर दिया गया है कि वो चुनावी रैलियां नहीं करेंगे, बड़े आयोजन नहीं करेंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई आयोजन रद्द हुए। लेकिन अखिलेश यादव की बात करें तो उनके भी जो विजय रथ है वो 8 और 9 जनवरी को अयोध्या में जाना है। अयोध्या में उनका दौरा है। तो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से छूट मिली है सरकार की तरफ से भी, और दिल्ली में जिस तरह से कल वीकेंड कर्फ्यू की बात कही गई है वहां पे लागू किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कल काफी गहमागहमी रही, बात की चर्चा रही कि उत्तर प्रदेश सरकार भी वीकेंड कर्फ्यू को लागू कर सकती है। लेकिन फिलहाल ऐलान किया गया कि अभी इस तरह की कोई भी सरकार की तरफ से भी कोई अपेक्षा नहीं की जा रही है कि वो अभी वीकेंड कर्फ्यू की तरफ बढ़े। लेकिन कोरोना मरीजों की बात करें तो 1000 से ज्यादा ये आंकड़ा अब तक पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं अब दस्तक जो ओमिक्रॉन की है वो लगातार बढ़ रही है। 8 से ज्यादा नए मरीज सिर्फ लखनऊ में मिले हैं। तो एक खतरे का सबब जरूर है, खतरे की घंटी जरूर है। ऐसे में अब लोगों को भी सतर्कता बरतनी होगी। लेकिन जो राजनीतिक दल है अगर उन्होंने पहल नहीं की तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला नजर आ रहा है। और कोरोना का क्योंकि किस तरह से रैलियों में भीड़ जुट रही है और कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो आने वाले चुनाव में ये आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि हमने पिछले 2021 में तस्वीरें देखी थी कि जिस तरह से महामारी का दौर गुजरा उसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो सतर्क रहने की जरूरत नजर आती है। बिल्कुल सतर्क और सावधानी रखना जरूरी है। बता दें आगामी चुनाव से पहले खबर जब रैलियों को रद्द कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए तौकीर। और लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि 403 विधानसभाओं से 6 यात्राएं निकाली गई हैं। इन सभी यात्राओं के दौरान बीजेपी को जनता का जबरदस्त प्रेम मिला। साथ ही ये कहा कि इस दौरान जनता ने 2014, 2017 और 19 जैसा भरोसा जनता को दिखाया। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा और उसकी सरकार के बारे में उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि किस प्रकार से लोगों ने प्रदेश में लूट मचाई थी। सपा के लोगों ने भ्रष्टाचार किया था, गुंडा राज का साम्राज्य स्थापित किया गया था। लोगों को 5 साल पहले की सपा सरकार के कारनामे बखूबी याद है। गुंडे और भ्रष्टाचारी जो सरेआम दिन दहाड़े स्कूटी और बेटियों और शिक्षिका पढ़ने जाती है, लोग जाने नहीं देते हैं। और लखनऊ यदि पुलिस वाला कोई ईमानदार एक आध पकड़ लिया किसी गुंडे को तो मियां जान का फोन चला जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर, और फिर वो गुंडे को छोड़ना पड़ता है। इसलिए सपा की कोई सरकार नहीं रहती। सपा को कौन चलाता है यही नहीं पता चलता है। उनकी सरकार है ही नहीं है जब भी आती है। और उनके राज्य में अखिलेश जी सपने भगवान कृष्ण के देखते हैं। उनके पिताजी जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाया, डीजे बजने नहीं दिया, प्रतिबंध लगा दिया, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, राम यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, वो राम कृष्ण और भोलेनाथ की बात करने का अधिकार क्या है? इधर उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला जारी है। कानपुर, कन्नौज के बाद अब आगरा में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। पीयूष जैन और पुष्पराज जैन पर एक्शन के बाद आगरा में 2 कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। आगरा के भरतपुर हाउस कॉलोनी में शू एक्सपोर्टर्स विजय आहूजा के घर और मानसी चंद्रा की जूता फैक्ट्री पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। ये आपको बता दें कि छापेमारी का सिलसिला देर रात तक जारी था और ये कार्रवाई कब खत्म होगी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर जब से उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख के नजदीकियों के यहां छापे पड़े हैं तब से लगातार सपा और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और बड़ी खबर है देहरादून से, जहां कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी धामी कैबिनेट की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हो रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार पाबंदियां बढ़ा सकती है। वीकेंड कर्फ्यू पर भी धामी कैबिनेट विचार कर सकती है। कई अन्य फैसलों पर भी मोहर लग सकती है। तो बता दें ये बड़ी खबर है देहरादून से, जहां कुछ ही देर में धामी कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार कुछ सख्तियां बरत सकती है। इसके अलावा कई अन्य फैसलों पर भी मोहर लग सकती है। वीकेंड कर्फ्यू पर भी धामी कैबिनेट विचार कर सकती है। कई अन्य फैसले हैं जिस पर मोहर लगना तय है। तो बता दें कुछ ही देर में धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी।
तो बता दें, ये बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार की चिंता भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट अब और खतरनाक हो रहा है। क्योंकि देश भर में अलग अलग राज्यों की बात करें तो कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री लगातार कोरोना को लेकर बैठक ले रहे हैं और इसी कड़ी में देहरादून की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कुछ गाइडलाइन जो है वो आ सकती है। कोरोना कर्फ्यू को लेकर क्या कुछ एहतियात बरतना है, क्या कुछ गाइडलाइन है। दूसरी तरफ बात करें वीकेंड कर्फ्यू, इसे भी लेकर विचार हो सकता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में फैसले ले सकते हैं। वीकेंड कर्फ्यू पर भी धामी कैबिनेट विचार कर सकती है। अजीत कंबोज ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। अजीत, जिस तरह से बात करें, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, एक तरफ देखा रैलियां जो है वो कई जगह रोक दी गई हैं, दूसरी तरफ बात करें जो बैठक आयोजित हो रही है उसमें क्या कुछ गाइडलाइन तय हो सकती है, और वीकेंड कर्फ्यू की भी बात सामने आ रही है, क्या उस पर भी धामी कैबिनेट विचार कर सकती? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद राज्य कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है और उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं शासन प्रशासन की वो भी पूरी हो चुकी हैं। और जिस तरह से नए साल के आगाज के साथ एक कोरोना का ग्राफ उत्तराखंड में तेजी से बढ़ा है, कल की ही अगर बात की जाए तो 310 नए कोरोना के केसेस सामने हैं, तो इसको देखते हुए सरकार गंभीर है। हालांकि नाइट कर्फ्यू यहाँ पर पहले से इम्पोज कर दिया गया है, रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे नाइट कर्फ्यू प्रभावी है, लेकिन उसमें और क्या कुछ चेंजेस सरकार कर सकती है, इसको आज शाम की कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है। जिस तरह के विभागीय सूत्र जानकारी दे रहे हैं, सीधे तौर पर एक वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू की जो समय सीमा है उसको बढ़ाने पर सरकार विचार कर सकती है। साथ ही जो अभी सर्दियों की छुट्टियों के बाद, विंटर वेकेशन के बाद स्कूल यहाँ पर रीओपन होने हैं, तो उनकी क्या व्यवस्था रहेंगी, तो इन तमाम विषयों को लेकर धामी कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। और महत्वपूर्ण इसमें यही होगा कि कोरोना से अगर लड़ाई लड़नी है तो कैसे उसमें सरकार अपनी तरफ से सख्ताई बरत सकती है। हालांकि चुनावी आचार संहिता भी प्रभावी होनी है, रैलियां यहाँ पर हो रही हैं, चुनावी दौरे बड़े नेताओं के हैं, तो उनको लेकर क्या अलग से गाइडलाइन एसओपी सरकार की तरफ से जारी होगी, तो तमाम इन विषयों पर आज की कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है। जी, तो कैबिनेट बैठक में देखना होगा, नजर बनाए रखिए क्या कुछ कैबिनेट में फैसले हो सकते हैं, कोरोना गाइडलाइन क्या कुछ हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे बुली बाई ऐप मामले में उत्तराखंड से एक और गिरफ्तारी हो गई। इस बार गिरफ्तारी पौड़ी जनपद के कोटद्वार क्षेत्र से हुई है, जिसकी पुष्टि उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता आईपीएस सेंथिल अबुदाई ने की। पुलिस प्रवक्ता का यह कहना है कि कल मुंबई पुलिस ने श्वेता सिंह नाम की लड़की को बुली बाई ऐप मामले में उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया था। वहीं आज सुबह कोटद्वार से एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। दोनों ही लोगों ने दोस्तों के कहने पर इस काम में शामिल होने की बात स्वीकार की। ये जो कल जो है मुंबई पुलिस द्वारा जो है जनपद उधम सिंह नगर में ये गिरफ्तार की कार्रवाई जो है कोतवाली रुद्रपुर का सहयोग लेते हुए किया है। उसमें श्वेता सिंह करके एक लड़की को गिरफ्तार किया इन्होंने। उनका उम्र लगभग 19-20 साल है। वो इंटर तक पढ़ाई की है। उनका मम्मी पापा नहीं है। वो जो है कुछ डिग्री के लिए तैयारी कर रही है। उनका द्वारा ये अवगत करा दिया गया है कि इनका कोई दोस्त है, उनका कहने पे जो है इन्होंने ट्विटर अकाउंट क्रिएट करके जो है इस बुल्ली बाई ऐप में जो है इन्होंने अपने आप को सम्मिलित किया है। उस क्रम में जो है आज सुबह जो है मुंबई पुलिस द्वारा जो है कोटद्वार में एक मयंक रावत करके एक लड़के को गिरफ्तार हुआ है। उनको भी उम्र लगभग 19-20 साल है। वो दिल्ली में जो है बीएससी हॉनर्स फिजिक्स पढ़ रहा है। उनको भी यही मोडस है कि किसी का बेफ्रेंड होके जो गलत फहमी में आकर जो है उन्होंने अपना जो ट्विटर क्रिएट करके इसमें कुछ बुल्ली बाई ऐप में जो है उन्होंने कुछ पोस्टिंग डाला है। गौरव ठाकुर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह से बात करें, एक तरफ तो रुद्रपुर से गिरफ्तारी हो गई, दूसरी तरफ कोटद्वार से गिरफ्तारी हो गई। इस पूरे मामले को अगर समझें तो जो गिरफ्तारी हुई है उसमें क्या कुछ संलिप्तता पाई गई है? इसमें कल देर रात मुंबई साइबर क्राइम पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर करीब 2:30 बजे मयंक रावत निवासी सिब्बनवर कोटद्वार को गिरफ्तार किया तथा उसका मेडिकल कराकर एसीजीएम कोर्ट में पेश किया तथा ट्रांजिट रिमांड पर एसीजीएम द्वारा उसे दे दिया गया और वहां से मुंबई पुलिस ने साथ में ले गई है। इसमें साथ ही बताते चले कि यह युवक पिछले 2 साल से जाकिर यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और अभी फिलहाल घर पर ही रह रहा था। तो बुली बाई ऐप मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने श्वेता सिंह नाम की लड़की को गिरफ्तार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।